नमस्कार दोस्तों, मनी मार्केट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम CDSL के बारे में बात करेंगे डिटेल से। मैंने पहले भी एक शॉर्ट वीडियो बनाया था CDSL पर और एक 4 मिनट का वीडियो बनाया है, लेकिन उनमें पूरी डिटेल से बात नहीं की जा सकती। इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से बात करेंगे CDSL के बारे में। क्या CDSL एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है? जैसा कि आपको पता भी होगा और आपने बहुत बार सुना भी होगा कि बहुत से स्टॉक मल्टी बैगर साबित हुए हैं। उन्होंने बहुत बड़ी वेल्थ बनाई है पास्ट में, जैसे बजाज फाइनेंस। तो क्या CDSL भी वैसे ही वेल्थ बना सकता है? पैसे को 100 गुना, 200 गुना या 500 गुना कर सकता है अगले 10, 20, 30 साल में? तो इस चीज़ का कैसे पता चलेगा? कुछ जो भी इस टाइप के मल्टी बैगर स्टॉक होते हैं उनकी कुछ खासियत होती है। तो क्या इसमें भी CDSL में भी वो खासियतें हैं? तो सबसे पहले तो हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इंट्रोडक्शन, कि ये है क्या, क्या काम करता है और ऐसा इसमें क्या खासियत है कि भाई ये मल्टी बैगर हो सकता है। तो देखिए, इस CDSL को 1999 में 1999 में बनाया गया था BSE के द्वारा, और इसका मेन पर्पज़ उस समय यही था कि जो भी फिजिकल फॉर्म में जो भी शेयर सर्टिफिकेट होती हैं उनको डीमैट फॉर्म में, ऑनलाइन मोड या इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कैसे रखा जाए। तो CDSL इंडिया का एशिया का पहला ऐसा कंपनी है जो लिस्ट हुआ था, जो इस टाइप का काम करता था। वर्ल्ड का सेकंड कंपनी है उस समय। 2017 में इसको लिस्ट किया गया था, और लिस्ट करने के बाद से अभी तक इसने, आप देखोगे ये लिस्ट हुआ था 250 रुपये के ऊपर, और आज 1300 रुपये पे, यानी कि 5 गुना पैसे को कर चुका है पिछले 6 साल में। तो अब हम देखते हैं कि भाई इसमें ऐसी क्या खासियत है। वैसे पहले इसका प्रमोटर होल्डिंग देख लेते हैं। प्रमोटर इसकी एक तो BSE है, कोई सरकार नहीं है, कोई कुछ नहीं है इसका, कोई पर्सनल व्यक्ति नहीं है। एक BSE लिमिटेड है, उसके बाद स्टैंडर्ड चार्टर्ड अकाउंट है, और ये पारंपरिक म्यूचुअल फंड है, HDFC बैंक और LIC। ये मेन 5 प्रमोटर, 6 जो हैं मेन प्रमोटर। इनके पास भी सिर्फ अभी 15% का स्टेक बचा हुआ है, बाकी सब पब्लिक के पास है। FII म्यूचुअल फंड सबके पास बटा हुआ है। तो इसमें कोई ऐसा हो नहीं सकता कि कोई घोटाला कर दे, क्योंकि इंडिविजुअल जो कंपनी के ओनर होते हैं वो कई बार कर देते हैं। हमने देखा पीछे बहुत सी कंपनियों में घोटाले हुए हैं। तो ऐसा कोई घोटाला कर दे, ऐसा कुछ इसमें है नहीं। सबसे बड़ी समस्या तो आजकल अच्छे प्रमोटरों की है। अगर अच्छे प्रमोटर मिल जाते हैं तो कंपनियां बढ़िया पैसा बनाती हैं। तो ये पारंपरिक म्यूचुअल फंड ये है, ये भी अच्छा पैसा बनाता है। ये इसका प्रमोटरों में से एक है। इसको बिजनेस कौन देता है? तो इसको बिजनेस देती हैं जिन जीरोधा जैसे जो डीमैट अकाउंट खोलने वाले ब्रोकर होते हैं, एंजल वन हो गया, इस टाइप के, वो सभी इसके क्लाइंट होते हैं। आप इसमें देखोगे तो आपको पता चलेगा ये 1493 क्लाइंट हैं इसके। कितना बड़ा बेस है। ये जितने भी ब्रोकर हैं, जो भी जिसके थ्रू भी हम खोलते हैं, अपना अकाउंट खोलते हैं और शेयर बाय या सेल करते हैं, तो वो सारे के सारे CDSL में ही जाते हैं। इसकी इनकम क्या है? मेन इनकम ये होती है इसकी, ये आप देखोगे 5 रुपये 50 पैसे। जब भी हम कोई एक कंपनी के शेयर, एक स्क्रिप्ट बिक्री करते हैं, तो उसमें जीरोधा इसको CDSL को 5 रुपये 50 पैसे मिलते हैं। एक स्क्रिप्ट का मतलब है कि एक कंपनी का, चाहे वो एक शेयर हो, चाहे 50 हो, चाहे 5 लाख हो, कितनी भी क्वांटिटी हो, सिर्फ उसको 5 रुपये 50 पैसे मिलेंगे। तो अगर हमने एक शेयर बिक्री किया तो भी CDSL को 5.5 रुपये मिलेंगे। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये देखिए, शेयर होल्डिंग इसका प्रमोटर के पास पहले 20% था, ये जो भी कंपनियां थी BSE वगैरह, और अब इनके पास सिर्फ 15%। ये 5% भी इन्होंने म्यूचुअल फंड को दे दिया। म्यूचुअल फंड के पास पहले 7% था, 7.5, अब 12 के आसपास हो गया, 11.5। तो ये म्यूचुअल फंड इन्होंने इससे खरीद लिया BSE रन से। बाकी DIs के पास 10% है, FIIs ये 15% लिए हुए हैं।
और बाकी पब्लिक के पास है। तो इससे ये होता है कि अगर कोई एक ओनर नहीं है, बोर्ड, जो बोर्ड होता है किसी भी कंपनी का बोर्ड होता है, तो बोर्ड में जो लोग होते हैं, अगर एक ही ओनर के परिवार के लोग हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं, वो सब कुछ पास करवा लेंगे। लेकिन अगर बोर्ड इस टाइप का है जिसमें FIIs हैं, म्यूचुअल फंड हैं, DI भी बड़े बड़े होते हैं, LI जो इंश्योरेंस कंपनी होते हैं LIC जैसी वो होती हैं, तो ये इतनी आसानी से घोटाला नहीं करने देती हैं। इसका जब हम प्रॉफिट देखते हैं तो आप देखोगे रेवेन्यू पिछले, आप जब ये 2015 में इसका 43 करोड़ रुपये प्रॉफिट था और 128 करोड़ रेवेन्यू। आज ये 43 करोड़ से 300 करोड़ है। तो आप देखो 7 गुना इसका प्रॉफिट बढ़ चुका है, सिर्फ 8 साल में 7 गुना। तो बहुत बड़ा ये जंप होता है। आप इस 21 में देख लो, 400 करोड़ इसका रेवेन्यू था और आज 650 करोड़ है, यानी कि 60% रेवेन्यू पिछले 2 साल में ही बढ़ चुका है। अब इसका रेवेन्यू आगे कैसे बढ़ेगा, ये तो इससे तो ये पता चलता है कि भाई जो भी इसका रेवेन्यू है वो हम जो शेयर बाय करते हैं और सेल करते हैं, तो अब बाय सेल करने की भी तो लिमिट होगी। तो जितना भी रेवेन्यू है वो तो ठीक है चलता रहेगा, लेकिन बढ़ेगा कैसा, इतना ज़्यादा कैसे बढ़ेगा कि भाई पैसे को 100 गुना कर दे। तो दोस्तों इसका बिजनेस क्या है ये हमने देख लिया। अब शेयर जैसे जैसे पब्लिक का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, जितने ज़्यादा डीमैट अकाउंट खुलेंगे उतना ही इसके पास लोग आएंगे। जिसका भी डीमैट अकाउंट होगा वो खरीदेगा भी बेचेगा भी शेयरों को, किसी न किसी का, किसी भी कंपनी का बेचे, लेकिन वो खरीदेगा तो बेचेगा भी। उसके अलावा लोगों को पार्टिसिपेशन तो बढ़ेगा ही, इसके अलावा हर साल आप देखते हैं 50-60 कंपनियों को मिनिमम IPO आती है। अब उन कंपनियों के IPO आते हैं तो सभी के सभी शेयर मार्केट में आते हैं, उन सभी शेयरों में खरीद बिक्री होती है। तो हर साल 50-60 नई कंपनियां, यानी कि हर कंपनी के 200-300 करोड़ शेयर होते हैं, 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ भी शेयर होते हैं। इतने शेयर हर साल, अब अगर आप 50 कंपनी लगाओगे 200 करोड़ के हिसाब से, तो 10,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ शेयर हर साल मार्केट में आते हैं। तो इतनी बड़ी मात्रा जब शेयरों की आएगी तो लोग उतनी ही ज़्यादा खरीद बिक्री भी करेंगे, चाहे वो प्रॉफिट में करे लॉस में करे, लेकिन बिक्री तो करते हैं सभी लोग। चाहे किसी का टारगेट 5%, 10% है, किसी का 50%, सब अपने अपने टारगेट बिक्री करते हैं। कुछ लॉस में भी, स्टॉप लॉस पे भी करते हैं। तो जितनी ज़्यादा बिक्री होगी CDSL को उतना ही प्रॉफिट होगा। अगला पॉइंट ये बनता है इसका कि भाई IPO तो हर साल आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा अभी सेबी क्या कर रही है कि अभी जो सेटलमेंट पीरियड है T+1, पहले T+2 था, यानी कि ट्रांजैक्शन डे और 2 दिन, उसके बाद में T+1 कर दिया, यानी कि ट्रांजैक्शन डे प्लस 1 दिन और। यानी कि आज हमने अगर मार्केट टाइम में शेयर खरीदा है तो परसों सुबह वो हमारे डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। कल पूरे दिन हमारे पोर्टफोलियो में दिखाएगा T+1 एक लिखा रहता है। अब सेबी चाह रही है कि भाई इसको T+0 कर दिया जाए, यानी कि जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ उसी दिन शेयर अगले दिन सुबह CDSL के पास चला जाए। तो अगर ऐसा होता है तो टाइम कम लगेगा CDSL के पास, तो उतने ही ज़्यादा बिक्री भी होगी। अगर मैंने आज शेयर खरीदा, कल बिक्री करना है तो CDSL को 5-5.5 रुपये देना होगा। और फ्यूचर में 2025 में ऐसा भी चल रहा है कि भाई सेबी T+1 ओवर करने जा रही है, यानी कि अभी हमने शेयर खरीदा और 1 घंटे में ही हमारे डीमैट अकाउंट में, अगर डीमैट अकाउंट में 1 घंटे में चला गया शेयर, तो फिर वो बाहर निकलेगा तो सेल करेंगे तो उसका पैसा लगेगा, तो उससे भी इसकी रेवेन्यू बढ़ेगी और रेवेन्यू बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। CDSL का जो भी रेवेन्यू होता है उसका 50% इसका प्रॉफिट होता है। आप किसी भी बिजनेस में ऐसा प्रॉफिट नहीं होगा जो कि 50% तक
आप ये देखो जो रेवेन्यू है 100%, उसका 50% इसको प्रॉफिट होता है, 51, 50, 45, 45। तो अब इतना प्रॉफिट क्यों होता है? क्योंकि इसका जो खर्चा होता है वो वन टाइम होता है, कुछ सैलरी होती है कर्मचारियों की, वो ठीक है। उसके अलावा जो खर्चे होते हैं वो कम होते हैं, क्योंकि कंप्यूटरों पे काम होता है, सारा का सारा ऑनलाइन काम होता है, और ऑटोमेटिक कंप्यूटर ही करते हैं ज़्यादातर काम। तो जब कंप्यूटर ही काम कर रहे हैं और कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है इनका, तो कंप्यूटर तो एक बार खरीद लिया तो 4-5 साल बहुत है। तो हर साल कुछ नए कंप्यूटर आते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं आएंगे कि भाई हर साल ही नए कंप्यूटर आते रहे, पूरा पैसा लगता रहे। तो जैसे जैसे इनका रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट उससे ज़्यादा बढ़ेगा। आप पीछे देखोगे तो 40-45% था, रेवेन्यू कम थी तो 33% मार्जिन था। लेकिन अब देखो बढ़ता जा रहा है, 50-50। अब चूँकि 2022-23 में कम हुआ है, मार्केट स्टेबल था, एक ही जगह रुका हुआ था, तो ट्रांजैक्शन कम होते हैं। जब बियर फेस होता है तो ट्रांजैक्शन बहुत कम होते हैं, बुल फेस में बहुत ज़्यादा होते हैं। और जब मार्केट कंसोलिडेट करता है उस समय नॉर्मल होता है, ना बढ़ते हैं ना बहुत ज़्यादा कम होते हैं। लोग उस टाइम इंटरेस्ट ही नहीं लेते, ना खरीदते हैं ना बिक्री करते। जो पड़ा है अपने अकाउंट में वो है, और जो नहीं है तो नया अभी नहीं खरीदना, जब चलेगा तब खरीदेंगे, ऐसा होता है। तो अब जब बुल रन अभी शुरू हो रहा है, जैसे इंटरेस्ट रेट कट होने शुरू हो जाएंगे तो बुल रन शुरू होगा, तब इसका रेवेन्यू बढ़ेगा। और ये 50-55 तक, इस साल 55% तक इसका रेवेन्यू मार्जिन होने की संभावना है। और इसकी ग्रोथ भी, जब हम ग्रोथ देखते हैं तो हर साल, अभी पीछे तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई थी, डीमेट अकाउंट बहुत ज़्यादा खुले थे, 40%। और ये देखो आप, 40% अकाउंट बढ़े, रेवेन्यू बढ़ा, और 88% इसकी इनकम बढ़ी। यहाँ 51% रेवेन्यू बढ़ा 21-22 में, 55% प्रॉफिट बढ़ा है। तो ये अभी शुरू होगा इस साल का। तो इसका लंबे टाइम में ये प्रॉफिट देने वाली कंपनी है, क्योंकि इसका खर्चा तो है नहीं, और कोई घोटाले होने के भी ऐसा भी नहीं है कि भाई जो ओनर होते हैं कंपनियों के, उनके सारे खर्चे कंपनियों से ही निकलते हैं, सभी को पता होता है। परिवार के, गाड़ियों के सब खर्चे कंपनी से निकल, इसका कोई ओनर है नहीं कि भाई वो खर्चे हों। तो इसमें तो बस जो ऑफिशियल खर्चा है, बिजनेस का जो खर्चा है वही खर्चा होगा, घोटाले इसमें कोई कर नहीं सकता। अब ये मल्टीबैगर कैसे साबित होगा? देखो दोस्तों, अब इसको आप देखोगे तो पिछले 3 साल में, जब से ये हुआ है, तो 250 रुपये से 1250 करेंगे तो भी 5 गुना होता है पैसा, और ये 5 गुना से ऊपर बैठा हुआ है। और पिछले ये 500 जो इसका ही था डबल का, इसके आसपास भी नहीं आया, यहीं 750-800 के ऊपर ही, 900 के ऊपर ही है, 1000 के आसपास ही लगा लो, यहीं पर इसने स्पॉट लिया है। अब हर 3 साल में जो शेयर डबल कर देता है पैसे को, उसकी 26% की CAGR बनती है। अगर 26% की CAGR बनाने वाले शेयर बहुत पैसा बनाते हैं। तो आप पे कोई एग्जांपल देखो, तो जो शेयर 10 साल में पैसे को 10 गुना कर देता है, वो 20 साल में पैसे को 100 गुना कर देता है। यानी कि शुरुआत के 10 साल में 10 गुना, और अगले 10 साल में वो 10 गुना को 10 गुना करोगे तो 100 गुना हो जाता है। और बहुत से शेयरों ने तो 200-200, 500-500 गुना भी शेयर किए हैं 10-10 साल में। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं अभी कुछ शेयरों का, जिससे पता चलता है कि भाई हाँ, शेयर वास्तव में ही पैसा बनाते हैं। अब ये है बजाज फाइनेंस, जिसने वेल्थ बनाई है। इसके अलावा भी मिलेंगे, आप इसको पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखते हैं, 2013 से, 2013 में ये था 100 रुपये। अब 100 रुपये से इसने 7,471 पे बैठा हुआ है, कितना गुना कर दिया? 74 गुना, 75 गुना रुपये को कर दिया 10 साल में। आप 75 गुना लगा लो, 7,500%। अगर कोई शेयर 10 साल में 75 गुना कर देता है पैसे को, तो कितनी बड़ी वेल्थ क्रिएट कर रहा है, 1 लाख के 75 लाख। 2003 से इसको देखेंगे तो ये 2003 में था 5 रुपये का, 5 का भी नहीं था, लेकिन 5 रुपये लगा लेते हैं। 5 रुपये का जब
2013 में, यानी कि 10 साल में इसने 5 रुपये का, ये 2010 में हमने 100 रुपये लगाया है। हालांकि ये 150 तक भी था, लेकिन हम 100 लगा लें तो भी 20 गुना कर दिया 10 साल में। शुरुआत के 10 साल में इसने पैसे को 20 गुना कर दिया, और अगले 10 साल में 75 गुना। और अगर 20 साल का लगाएंगे तो हम 5 रुपये से तो 75, यानी कि 1500 गुना कर दिया, 15 7500। तो 1500 गुना, यानी कि आप 1.5 लाख% रिटर्न इसने दे दिया। ऐसे बहुत से शेयर हैं, ये एक एग्जाम्पल नहीं है। एग्जाम्पल तो बजाज फाइनेंस का ही ज़्यादा चलता है, लेकिन आप यहाँ देख लो दीपक नाइट्रेट, इसने भी पिछले 10 साल में आप लगाओगे, ये 25 रुपये का था 2013 में, इसी टाइम सितंबर में 25 रुपये का था, और आज 2100 है। तो 25 रुपये को 2500 करने के लिए 100 गुना चाहिए, यानी कि इसने भी 75-80 गुना पैसे को कर दिया पिछले 20 साल में, 10 साल में। पिछले 10 साल में 75-70-75 गुना कर दिया। और पीछे का तो इसका ज़्यादा है नहीं डाटा। बालाजी माइंस देख लो, बहुत से स्टॉक हैं जो आप देखोगे तो, ये देखो 2013 में ये था 35 रुपये, और आज है 2200। 10 साल में 3500 को 2200 करोगे तो 7-21 70 गुना, 70 गुना इसने पैसे को कर दिया। आप एल्का माइंस को देख लो, और उनका शुरू से ही पता चला, जो शेयर पैसे बनाने वाले होते हैं उनकी कुछ खासियत होती है, उनको देखो बिजनेस, उनका बिजनेस क्या है, क्या रेवेन्यू कितनी आ रही है। ये आप देख लो, बालाजी माइंस 30 रुपये का था, 30 ही लगा लेते हैं हम, आज 2300 है। 30 रुपये को 2300 करोगे तो 70 गुना इसने कर दिए, 70, 71, 72 गुना। तो पैसे मल्टी बैगर स्टॉक बहुत होते हैं, देखने में हमें बोलने में एक ही आता है, बजाज फाइनेंस का नाम सुनते हैं, लेकिन बहुत से स्टॉक हैं जो जिन्होंने पैसे, बहुत बड़ा पैसे बनाया है। आप नवीन फ्लोरिन देख लो, 2013 में, ये तो गिरावट के समय था, हम इसको सितंबर के महीने में देखते हैं कि सितंबर का महीना है, 35 रुपये का ये था, 35 रुपये का ये था, आप लगा लो। इसने तो यहीं पर ही 100 गुना कर दिया, 35 का 3500, ये 100 गुना कर दिया, और 1500, यानी कि 150 गुना के आसपास पैसे को कर दिया। अब 150 गुना पैसा हो जाए अगर 10 साल में, तो फिर मल्टी बैगर क्या होते हैं, यही होते हैं मल्टी बैगर, जिनको बार बार हम सुनते हैं कि मल्टी बैगर, मल्टी बैगर। मल्टी बैगर कोई अलग सी चीज़ नहीं है। ये देखो, आप देखोगे तो 12,000, यानी कि 123 गुना हो गया, 12,000%, 123 गुना पैसे को कर दिया 10 साल में। अब इससे ज़्यादा बड़े मल्टी बैगर और क्या होंगे। तो इसी फील्ड का ही CDSL है, CDSL को अभी सिर्फ होल्ड करना है, और भी शेयर मिलेंगे, हम और भी शेयर ढूंढेंगे, लेकिन आप इस पर नज़र बनाए रखें और पैसा लगाएं। जब भी मौका मिलता है ऐसी कोई गिरावट में, तो थोड़ा थोड़ा पैसा इसके ऊपर लगाते रहें। एक बार यहाँ पर ख़रीद के छोड़ दिया कुछ समय के लिए, मौके आते रहते हैं, हर साल कुछ न एक आध मौका ऐसा मिलता है जिसमें हम थोड़ी सी क्वांटिटी और बढ़ा देते हैं। अब सबको पता है कि भाई हमारे पास कोई ऐसा इकट्ठा पैसा नहीं होता, तकरीबन सभी लोग सैलरीड लोग होते हैं जिनकी मंथली इनकम होती है। तो मंथली इनकम वाले SIP मोड पे, यानी कि धीरे धीरे हम पैसे डाल सकते हैं, इकट्ठे पैसे हम नहीं डाल सकते। तो धीरे धीरे डालने का यही तरीका होता है कि जो स्टॉक खरीदने के लायक दिख रहा है उस समय, जितने मल्टी बैगर हम ढूंढेंगे 10-15 स्टॉक, उनमें जहाँ जिसको मौका मिलता है ऐसे, तो 10-15-20% नीचे उसी में उस महीने पैसे डाल दो। दोस्तों, ये था आज का स्टॉक CDSL, और बाकी बहुत से स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने खूब पैसे बनाए, और आगे भी एक बीच बीच में आते रहते हैं, एक आध
हर साल एक दो स्टॉक ऐसा आता है जो मल्टी बैगर पैसा बना के देता है। बस हमें उसको ढूंढना है और उसमें पैसा लगा के बैठ जाना है। जब भी गिरावट आती है, बड़ी गिरावट आती है, तो या तो 50% पहले से पता चल जाता है तो 50% पैसा बुक कर लो, पूरे को मत करो। और वो नीचे आता है तो 15-20% नीचे आता है तो उसमें लगा दो। और नहीं है पैसा खरीदने के लिए, कुछ नहीं करना तो चुपचाप बैठो, अपने पैसे ऐसे ही बनते हैं। अब आप बजाज फाइनेंस को देखो तो उसने 2008 की, 2020 की, 2014 की कितनी गिरावट देखी है। बाकी भी 2008 की, ये दीपक नाइट्रेट वगैरह इन्होंने भी 2008 की, 2020 की गिरावट तो हम सब ने देखी है। तो अब ये इसको आप देखो 2020 में तो कितना बुरा हाल था, लेकिन फिर भी पैसा बनाया है। अगर इसको हम कैलकुलेट करें कि 2020 में इसने कितनी, ये इसका हाई था और ये इसका लो है, बस 62% गिरावट हुई है। अब 62% गिरावट के बाद भी जो स्टॉक मल्टी बैगर है, आज भी 5-6 गुना करके बैठा हुआ है जो पैसा, तो वो स्टॉक कमी छोड़ेगा पैसा बनाने में। तो दोस्तों आज का यही था डिटेल इसका एनालिसिस, और बाकी जब भी मौका मिलेगा हम और डिटेल जो मिलेगी उसको भी डिटेल से बताएंगे। फ्यूचर में हो सकता है सरकार अपने टैक्स बढ़ाने के लिए अनलिस्टेड कंपनियों को भी बोल दे कि वो भी अपने होल्डिंग CDSL के पास रखेंगे। तो आप उस तरीके से सोचोगे तो कितनी रेवेन्यू, कितनी ग्रोथ होती है। लेकिन जो करंटली है वो उसको भी हम देखते हैं कि हर साल IPO आते हैं, वो इसी में ऐड होंगे, इसी के पास जमा होंगे उनके शेयर। और हर साल 50-60 कंपनियों के लिस्ट IPO आना कुछ छोटी बात नहीं है। और हमारा देश तो अभी ग्रोथ शुरू हुई है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें तो अच्छा है। बाकी थैंक यू दोस्तों।